के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान, इनसे है देश की शान, इनसे है देश की शान, भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान। सभी साथियों को सलाम, नमस्ते। मेरा नाम है आबिद हुसैन। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कनेक्ट 107.8 एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन नौगामा से, जिसको आप कृषि फार्म के नाम से भी जानते हैं। जनता से जुड़े जो डायरेक्ट, ऐसा है आपका सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। आज साथियों कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए लड़ते लड़ते प्राणों का बलिदान दे दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। रेडियो कनेक्ट ऐसे वीर जवानों को सलाम करता है। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 2 महीने ये युद्ध चला। आखिर हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया और विजय हासिल की। उसी दिन से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष, हमारे जवानों का बलिदान शामिल है। आज के इस खास मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री छोटेलाल जी, जो आर्मी से हवलदार की पोस्ट से रिटायर हैं, गांव पूठी के रहने वाले हैं, तहसील रामगढ़ और जिला अलवर है। तो जानते हैं छोटेलाल जी से कि कारगिल विजय दिवस के पीछे का इतिहास और किस तरीके से हमारे नौजवान वहाँ की परिस्थितियों को बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनकी जो दिनचर्या है वो कैसी होती है, ये सब जानेंगे हम श्री छोटेलाल जी से। तो छोटेलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो कनेक्ट की इस खास चर्चा में। तो कारगिल विजय दिवस के बारे में आप श्रोताओं को बताइए। सबसे पहले सबको जय हिंद बोलूँगा, जय भारत माता बोलूँगा। कारगिल दिवस हमने एक विजय के रूप में मनाया था, क्योंकि घुसपैठिया हमारे यहाँ पर आकर बैठ गए थे और हमारे जैसे ही पेट्रोलिंग पार्टी गई उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था और वो काफ़ी दिन तक, 1 महीना तक करीब करीब वो युद्ध हमारा चला है जी। काफ़ी हमारी कैजुअल्टियाँ हुई, लेकिन हमने जो उग्रवादी जो भी पाकिस्तान की तरफ से वहाँ से वो आए गए थे, हमने उनको लताड़ मारकर बहुत बुरी तरह भगा दिया वहाँ से। जी जी जी। तो इसी वजह से हम इसको हमारी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी काफ़ी जो सेनाएं, हमारा जो भी ट्रूप्स थे, काफ़ी जो भी जितनी पोस्टें थी, सभी पोस्टों के ऊपर हमने विजय हासिल करी थी। जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि जो कारगिल युद्ध, तो कारगिल कोई जगह है, कोई शहर है या बॉर्डर है? देखिए जी, कारगिल एक छोटा कस्बा है, बॉर्डर एरिया है। 2 पहाड़ी हैं, 2 पहाड़ियों के एक साइड में पहाड़ी जो है अपनी है और एक साइड में दूसरी तरफ उनकी पहाड़ी है, जो बीच में से नाला बह रहा है और उससे जाकर हम अपनी जो पोस्टें अपनी पहाड़ियों पे बना रखी है और उनकी तरफ से उनकी तरफ है। और कारगिल है जो एक शहर टाइप है, छोटा सिटी टाइप है। जी जी। तो वहाँ पर काफ़ी फेमस जगह है, दराज है जी। तो दराज है, जैसे कि दराज में वर्ल्ड की 2nd नंबर की ठंड सर्दियाँ पड़ती हैं और काफ़ी -डिग्री सेल्सियस का वो रहता है टेम्परेचर वहाँ पर। अच्छा, उस दिन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि, या उस जगह के बारे में कि जब वो जंग हुई थी तो जो पाकिस्तानी फ़ौज थी वो कहाँ थी? जैसा हम सुनते हैं कि वो काफ़ी हाइट पे थे वो लोग, हमारे लोग काफ़ी ढालवा जगह पे नीचे थे। तो कैसे कैसे ये संघर्ष रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, जो पाकिस्तानी फ़ौज थी, वहाँ के जो भी वो ट्रूप्स आए हुए थे, वो हमारी जगह के कवर करके बैठ गए थे। अच्छा। और वो हाइट में थे। तोलालिंग पहाड़ी जो भी चोटी हैं और वो काफ़ी उसमें बैठ गए थे। जो भी हमारी पोस्टें बनी हुई थी, सर्दियों में हम क्या है कि पेट्रोलिंग के तौर पे जाते थे जी। और पीछे हम वहाँ से आ जाते थे। जो हमारी नीचे पोस्टें थी वहाँ तक हमारा ट्रूप्स रहता, बर्फ़ पड़ती थी। तो जब हमारे पेट्रोलिंग 10 दिन में 5 दिन में जब भी जाता था
तो उनको तो अपन देख दाख के आ जाते थे और फिर वो जाकर वहाँ बैठ गए। काफ़ी हाइट में थी वो पोस्टें अच्छा। और हम लोग थे नीचे। तो जब हमारा नीचे से ऊपर को ट्रूप्स गया तब उन्होंने क्या है हमारे ऊपर एकदम अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमारे जवान वहाँ पर पहुँचे, इन्फेंट्री है और काफ़ी वहाँ पर दिक्कतें आई थी, दिक्कत का सामना करना पड़ा हमारे जवानों को। तो फौजी साहब आप ये बताइए, और काफ़ी सारे श्रोताओं भी ये जानना चाह रहे होंगे कि वो जो जगह है, वो जगह कोई पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है, या वहाँ पे नदी है, कैसा माहौल है वहाँ का, कैसा जंगल है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए वहाँ पर पहाड़ी है, बहुत हाइट पहाड़ी है, जंगल है और काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। जी। तो नदी भी है वहाँ पर, उसके नीचे जस्ट ही नीचे नदी है। अच्छा जो दराज वगैरह है वो वहाँ से ही गुजरती है नदियाँ। अच्छा। तो एक साइड में जो उनके सामने बैठता है तो हमारा वहाँ से हाईवे लिंक वो रोड है। अच्छा। हमारा जो लेके लिए जाता है जी। श्रीनगर से, तो वो रोड है, उसको रोड को वो हमारे को अवरुद्ध करना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे रोकना उसको। चाह रहे थे। तो इस वजह से वो आकर बैठ गए, फिर हमारी ही जगह में आके बैठे हैं वो। अच्छा तो हमने उनको काफ़ी मार पीट करके भगा दिया वहाँ से। अच्छा। काफ़ी हमारी कैजुअल्टियाँ हुई हैं, लेकिन हमारे जो बहादुर सैनिक थे जी। उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया, हमारे अफसरों ने भी किया है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शनी रहा। तो फौजी साहब कुछ ये बताएंगे कि जो उस जगह पर फौजी का रहना है ऐसी परिस्थिति में, तो उस समय तो आपका तो तजुर्बा, आपने वहाँ सर्विस भी की है, जी जी। तो वहाँ का रहना, वहाँ इधर उधर घूमना, खाना पीना, जो प्रतिदिन की दिनचर्या होती है वो किस तरीके की होती है फौजी की? देखिए वहाँ का दिनचर्या है जो सुबह 4 बजे से पहले पहले वहाँ का खाना वगैरह जो भी हमारा जो बेस बना रखा है वो बेस से खाना लेकर पोस्टों पे आ जाते हैं। उसके बाद में हमारा वहाँ पर कोई वहाँ पर वो हरकतें नहीं होती है। अगर हरकत होती है तो वहाँ से कोई पता नहीं कब सेलिंग आ जाए, जी 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 जी। कब वहाँ से बुलेट आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। बाकी अपने बैंकरों में ही अपने वहाँ पर ड्यूटी के उस पर एट टाइम ड्यूटी पे बैठना, और अपन भी उसकी बैनाकुलर वगैरह से हरकतें देखते रहते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ हमारी पोस्टों के नज़दीक आ रहा हो। तो उस समय आपके समय में ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप निगरानी करते थे? हमारे पास वहाँ पर बैनाकुलर थे, नाइट विजन था, नाइट विजन जो रहते जो रात में देखते हैं वो था, दिन में बैनाकुलर रहती थी। बैनाकुलर माने तो क्या? यानी कि जो बैनाकुलर बोलते हैं ना, ये एक यंत्र होता है जी जी जी। जो दूरदर्शी, उसको दूर के आदमी को नज़दीक दे देते हैं, बोलते हैं दूरबीन बोलते हैं जिसको। जी 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 जी। तो वो रहती थी हमारे पास। नाइट में हमारे पास नाइट विजन रहता था और वहाँ पर हमारा जवान एट अ टाइम अपने मुस्तैदी से अपने ड्यूटी निभाता है। ड्यूटी देते थे। तो फौजी साहब आपने एक बात बताई कि 4 बजे से पहले पहले हम खाना खा लेते थे, दिन निकलने से पहले पहले ही, और दिन में कोई भी गतिविधियां नहीं करते थे। तो इसके पीछे यही रीज़न था कि पता नहीं दुश्मन की तरफ से कब फायरिंग शुरू हो जाए। यस यस जी। 4 बजे खाना तो अपने बैंकर में लाके रख लेते थे अपन, टिफिन में अपना टिफिन आता था जी जी जी। तो उसमें रख लेते थे, और अभी खाओ अपने जब हिसाब से, अपना जब भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो। और बाकी ड्राई राशन भी रहता था वहाँ पर। जी जी जी। किस तरीके का ड्राई राशन होता है? जैसे कि चावल दाल है और कोई बिस्किट वगैरह है, सब चीज़ें जो भी है अपने नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, जी जी जी। सब चीज़ ड्राई राशन रहता था। राशन की कोई कमी नहीं थी किसी भी प्रकार की। पोटरें आज नीचे से पोटरें चढ़ा देते थे, जो बंदे जाते थे वही अपना राशन लेकर जाते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे और जाननी है, जी और साहब। मैं बहुत उत्सुक भी था ये सवाल जानने के लिए कि जब वहाँ फौजी रहते हैं, आपके समय की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, जी सर। तो उस समय अपने जो भी आपके सीनियर अधिकारी थे उनसे आपकी बातचीत कैसे होती थी? हमारी वहाँ पर हमारे जो सीनियर अधिकारी थे वो हमारे साथ ही रहते थे और बहुत अच्छा, हमारा बहुत ही बढ़िया प्यार प्रेम भाईचारा, एज ए हमको सीनियर के नाते हमें उनका रिस्पेक्ट इज्जत सम्मान सब करते थे, वो हमारा सम्मान करते थे। तो अगर बात वहाँ से पीएम तक पहुँचानी हो तो उस समय क्या था ऐसा जो आप पहुँचा सके? देखिए हमारा पीएम साहब से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम अपने अधिकारी के चैनल वाइज, जैसे कि हमारा सीएचएम है या बीएचएम है, जी जी। वो है, फिर हमारा सीनियर जेसीओ है,
लिंक बाई सीडी CD चलते by थे। हम CD। हमारे मेजर साहब है बैटरी कमांडर, जी फिर हमारा बैटरी कमांडर से कर्नल साहब है हमारे यूनिट कमांडर हैं, वो आगे चैनल वाइज के थ्रू हम उस चीज़ को अपनी को पहुंचा देते थे। तो माध्यम क्या था पहुंचाने, कोई चिट्ठी थी या माध्यम फिर? तो ऐसा था कि या तो कोई मतलब खास हमारे वहीं हमारे जो अधिकारी रहता था हमारे साथ में, जी जो ट्रूप कमांडर है या मेजर साहब है, उसके थ्रू हम उनको बताते थे और वो अपने माध्यम उससे रेडियो कम्युनिकेशन से वो मैसेज हमारा पास कर देते थे। अच्छा, रेडियो कम्युनिकेशन से Yes, बता sir। दे। हमारा रेडियो कम्युनिकेशन था, जी, उससे पास होता था। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता होगा कि अगर बात कर रहे हैं आपस में, क्या कभी ऐसा हुआ कि दुश्मन देश को पता लगा हो कि भाई इनके बीच में ये चीज़ें चल रही है? देखिए वो तो अगर फ्रिक्वेंसी मिल जाती है रेडियो सेट की तो उसमें इंटरसेप्ट हो जाती थी। जी अब जैसे पाकिस्तान का रेडियो सेट का कम्युनिकेशन हो रहा है और हमारे इंटरसेप्ट हो जाए तो हम उनकी बातों को जान लेते थे, हमारी जो जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको कैच कर लेती थी। जी 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 जी। तो उसमें चलता इंटरसेप्ट, अगर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी तो फ्रिक्वेंसी से उससे हो जाता था। अच्छा, ऐसी जगह पर जहाँ इतनी ठंड होती है और अपने यहाँ तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल ठंड होती है उसमें भी जीना दुश्वार हो जाता है। आपने बताया कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे में एक फौजी का रहना सोना तो किस तरीके से आप कर मैनेज करते थे? देखिए साहब, वहाँ पर हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं भेज रखी हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं और अब तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। सारी सहूलियतें खाने की, पीने की और तुम्हारे क्लोथिंग की सारी सुविधाएं थी। बैंकरों में रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी। बैंकर अगर माने तो क्या घर होते थे वहाँ के? बैंकर नीचे अंडरग्राउंड बनाए जाते थे कंक्रीट के, जी, सीमेंट रोड़ी बजरी का वहाँ पर बैंकर बनाया जाता है। अच्छा। तो बैंकरों में रहते हैं, तो वो चीज़ें हैं साहब, बहुत अच्छा है वहाँ का, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब आपकी निजी दिनचर्या पर हम आते हैं कि आपका जो निजी जीवन रहा जब आपने वहाँ सर्विस की जी सर। और आप एक गांव से निकल करके ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ इतना टेम्परेचर और धड़ाधड़ बंदूक की गोलियाँ, आवाज़, ये सब, तो इसके लिए जब ट्रेनिंग होती है तो एक फ़ौजी को कैसे तैयार किया जाता है, देखिए- कैसे साहस बनता है? देखिए साहब, हमारी जब ट्रेनिंग होती है 6 महीना हमारी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है। जो बेसिक ट्रेनिंग थी, हमको चलना फिरना, बोलना चालना ये सिखाया जाता है और फिर हमारे जो एडवांस ट्रेनिंग होती है उसमें हमको हथियार के ट्रेनिंग देते हैं कि आपको किस रेडियो सेट पे काम करना है या गन पे करना है या ड्राइविंग करना है, उस चीज़ की हमारी ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग होती थी। वो ट्रेनिंग करने के बाद में हमें यूनिटों में भेजा जाता है, वहाँ भी हमारी ट्रेनिंगें चलती थी। जो हमारे उस्तादें थे यूनिटों में वो हमारी ट्रेनिंग कराते थे बढ़िया गन के ऊपर या ड्राइविंग के ऊपर। बहुत ही अच्छी जीवन, बहुत ही अच्छी लाइफ रहती है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर जवान को, हमारे जवान को फ़ौज में भर्ती होना चाहिए और सबसे अच्छा ट्रेनिंग, जितनी हार्ड ट्रेनिंग लोगे उतना ही आनंद आएगा। तो एक चीज़ मुझे ये आपसे ये जाननी है कि जब जंग शुरू होता है, जब भी कहीं पर कोई भी फ़ौजी पेट्रोलिंग के लिए जाता है तो अपने साथ जो भी साजो सामान वो रखता है, इतना बड़ा बैग होता है उनका, और अगर गोलीबारी शुरू हुई या जंग शुरू हुई, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ से गया है वहीं रहेगा, हो सकता है कहीं उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन वहीं पर रहना पड़ जाए। जी, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक फ़ौजी अपने साथ क्या क्या चीज़ रखता है? देखिए हमारे पास में बिस्तर होता है, एक दरी होती है, कंबल होता है, एक मच्छरदानी होती है, और खाने के लिए हमारे पास टिफ़िन वगैरह होते हैं। जी, और जो हमारे राइफ़ल है या हमारे हथियार अम्नीशन है वो हमारे पास होता है। एक पानी की बोतल होती है, वाटर बोतल होती है, जी, उसको लेकर चलते हैं हम। जी, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही, और एक जुनून हो जाता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि हो सकता है हम मातृभूमि के लिए काम आ जाए और हम देश सेवा में, उस टाइम उमंग ही अलग होती है। जी, जी। एक फ़ौजी से मेरी ऐसी जर्नली बात हो रही थी, तो जैसे कि वो बॉर्डर का हाल बता रहे थे कि हम एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, जो पड़ोसी देश होता है उससे भी। क्या ये सही है? देखिए ये बात सही है, जैसे कि हुसैनी वाला बॉर्डर है, वहाँ पर एक दूसरे से, अब उनकी तरफ हमारा फ्लैग उतरता है और उनका हमारी तरफ उतरता है, तो आपस में वहाँ पर बातें होती रहती हैं। बाकी पोस्टों पे आपस में कोई बातचीत नहीं होती है क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग रूट वो दूर पड़ जाता है। अच्छा, कितनी दूर होता है? करीब करीब जगह जगह का फ़र्क होता है, हाँ, 400 मीटर का भी फ़र्क हो जाता है क्योंकि पहाड़ी बीच में नाला है। जी, जी। और
उसमें तो गैप पड़ जाता है। बाकी जैसे हुसैनी वाला बॉर्डर है, यहाँ पर तो एक ही रोड है, तो उसमें बातचीतें आपस में हो जाती हैं। और वार टाइम में ऐसे पीरियड में इंटरजेंसी के एरिया में कोई बातचीत नहीं होती है वहाँ पर। जैसे दिवाली, दशहरा, होली का त्यौहार, ईद और बकरा ईद, इन पर जब फौजी पाकिस्तान और हमारे फौजी जो होते हैं आमने सामने, क्या सेलिब्रेशन में एक दूसरे के साथ में शामिल होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो जो नज़दीक होते हैं तो उनको, अगर पीस टाइम है, शांति एरिया चल रहा है, जब उनको एक दूसरे को बधाई वगैरह दे सकते हैं दूर से ही। जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पर उनको सेलिब्रेशन करें या और उनको यहाँ हमारे यहाँ पर कोई वो किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो साथियों, आज 26 जुलाई ये ख़ास दिन, हमारे जो योद्धा शहीद हुए उनको भी नमन करने का दिन है। और फ़ौजी साहब ने बहुत कुछ बताया है और आवाज़ से भी पहचान सकते हैं कि फ़ौजी साहब रिटायर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ में कितना दम है। तो यही एक जुनून होता है कि अपने देश की रक्षा के लिए। और फ़ौजी साहब ने एक बहुत अहम चीज़ बताई कि जब जंग के लिए जाते हैं तो सिर्फ़ एक भावना ये होती है कि हम अपने देश के लिए काम आ जाएं। तो और पीछे हटने की तो कोई बात ही नहीं है, चल पड़े तो सो चल पड़े, फिर आर या पार, फिर कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो फ़ौजी साहब, आज इस गौरव के दिन पर आप जितने भी नौजवान हैं उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि होश और जोश हमेशा अपना साथ रहे और ट्रेनिंग में कोई भी लापरवाही ना करें। और एक ये जुनून होना चाहिए कि हम भारत माता के सपूत हैं। जी, मैं इसी चीज़ को कहकर जय हिंद बोलूँगा। जय हिंद साहब। भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान। साथियों, यह कार्यक्रम रेडियो कनेक्ट मीडिया फॉर कम्युनिटी के सौजन्य से सैनिक वाणी पर प्रस्तुत किया गया। भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान, इनसे है देश की शान, इनसे है देश की शान। भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान, इनसे है देश का गौरव, इनसे है देश का गौरव, इनसे है देश की शान। भारत के हैं ये वीर जवान, भारत के हैं ये वीर जवान। आओ मिलकर सुने इन वीरों की कहानी, आओ मिलकर हम सब सुने इन वीरों की कहानी।